आप कहते हैं कि मैं बिहार आना चाहता हूँ, इसका मतलब बिहार में नहीं थे क्या? बिहार को अभी तक आप नहीं थे? बीच में चले गए थे। कहाँ चले गए? केंद्र मंत्री बन गए थे। क्यों आना चाहते हैं बिहार? मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुख्यमंत्री आप ये मानते नहीं कि आपके बाबूजी ने बिहार के लिए काम नहीं किया? सर वो कहते हैं कि मैं जाति फाति में विश्वास नहीं करता हूँ। 3 बार अनुसूचित जाति के सीट से लड़ा है। रामविलास पासवान जी, चिराग जी कहते हैं दलितों का नेता है, तो सरासर झूठ बोलते हैं। क्या कांशीराम जी कभी पासवानों को नेता रहे हैं क्या? रामविलास पासवान जी अपने जाति के नेता थे। चिराग जी, मांझी जी, कोई नहीं कह सकता कि हम दलित के नेता हैं। जीजा जी जिताने में हमारी भूमिका भी रही। इशारे में तो प्रशांत किशोर पे हमला कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के सामने आप बहुत छोटे हैं अभी। भाई मैं हर किसी से छोटा हूँ, और जिस गांव में हमारा जात होगा उस गांव में सबसे पहले तत्वा लाइन लग के वोट देगा। हमारा विचारधारा ये है कि हमको आरक्षण चाहिए, लेकिन जब हम अकेले जाएंगे तो चारों से नहीं बदला लेंगे। कांग्रेस ने जेपी से लाके मुझे नहीं दिया। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, आरजेडी के उस सत्ता में थी, 3 महीने के लिए हमको आरक्षण दिया, छीन लिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक लंबे राजनीतिक प्रवास के बाद आईपी गुप्ता की बिहार वापसी हो गई है। दिल्ली, मुंबई और पता नहीं कौन कौन सा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रहे थे आप। इस दौरान बहुत लोगों से आप मिले हैं, कुछ तो दिखा के मिले हैं, कुछ गुप्त मीटिंग भी हुई है। हमको बहुत कुछ पता भी चला है, मैंने इस पर खबरें भी चलाई थी ऑब्वियसली, और आपकी तरफ से कोई काट नहीं आया, तो इसका मतलब मैं मान कर चलता हूँ कि सब कुछ मैंने सही ही बताया था। शुरुआत पहली बात इसी सवाल से करना चाहिए जो कि दर्शक जानना चाहते हैं। एक बड़ा आंदोलन आपने किया, बहुत सफल आपकी जो रैली रही वो हवा में उड़कर आपने लोगों को अपने आरक्षण के बारे में बताया। दोनों गठबंधनों से आपके तरफ ऑफर्स की बौछार हुई। जीतन राम मांझी के पुत्र ने तो कहा कि आपके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने आपकी भीड़ को कहा कि गजब भीड़ है। तो आवाज तो आपने धमाका तो बहुत तगड़ा किया, उसके बाद एक बैग गायब होने का मतलब? गायब कहाँ हो गया? रैली के बाद बहुत सारे आइडियोलॉग, हिस्टोरियन, फिल्म मेकर जी, पत्रकार बड़े बड़े मेरे घर आए जी, और वो जानना चाहते थे ये हुआ कैसे। अचानक सुबह 7 बजे उम्मीद लगा रखा था कि लोग 11 तक की रैली धमाल मचा देगी पटना में जी, और 13 तारीख को सुबह 7 बजे से सब टीवी जब खोलने लगे, लोग को लगा कि कुछ अलग चीज हो रहा है जी। वो जानना चाहते थे। और मेरा समय कुछ इस तरह एब्जॉर्ब हो गया उन सारे लोगों की मीटिंग में कि 15 दिन तक मैं 3 बजे 2 बजे नहा सकता था अपने घर पे, इतनी भीड़ थी जी। और उसी क्रम में मुझे कुछ पर्सनल काम से मुंबई भी जाना था, बहुत दिन से लोगों से मिले नहीं, तो मैं मुंबई गया मैं, और शायद लोग तलाश रहे थे कि मैं पटना से बाहर निकलूं कि लोग मुझे पकड़ के मिल सके जी। तो निश्चित तौर पे जब पॉलिटिक्स करता हूँ आज के डेट में तो 24 आवर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ मैं, और कुछ कर ही नहीं रहा। अपने लोगों की लड़ाई के लिए पॉलिटिक्स में इतना डीप इन्वॉल्व हो गया हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो स्वाभाविक है जब मैं इस दौरान मुंबई और दिल्ली के दौरान में पॉलिटिकल डायलॉग में एंगेजमेंट हुई है जी, और बात भी हुई। हमें जो खबर मिली है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, एक बड़े नेता कांग्रेस के आपके साथ क्लोज डोर मीटिंग करते हैं, सीटों को लेकर आपकी ने डिमांड भी अपनी रखी, आरक्षण की बात आपने रखी। क्या मांगा आपने और क्या मुलाकात ये हुई है, आप कंफर्म करते हैं? ना देखिए, कुछ बातें चर्चा होनी चाहिए जी। कांग्रेस ही क्यों, सारे लोगों ने मिला है हमसे, सिर्फ कांग्रेस को क्यों कहें कि भाई। हाँ, निश्चित तौर पे कांग्रेस के लोगों ने मिला और भी पार्टियों के लोग मिले। राहुल गांधी से तो आपकी बातचीत हुई थी ना, पार्टी छोड़ने से पहले बातचीत हुई थी कि आप पार्टी बना रहे हैं, उन्होंने वेलकम भी किया था कि आप अपना पार्टी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ मिलकर काम करना है। आपके समाज को लेकर उन्होंने आगे अपनी इच्छा भी जताई कि उस समाज को हम साथ हैं। और कांग्रेस का कोई वोट बैंक अब बिहार में कोई खास जाति या कोई समीकरण नहीं रह गया है, तो आपका समाज एक बड़ा सपोर्टर कांग्रेस का हो सकता है। देखिए, कांग्रेस ये कहना कि उनका कोई वोट बैंक नहीं है, ये
हमारे ख्याल से सही नहीं होगा। अच्छा, अभी भी दिल में धड़क रहा है कांग्रेस का। बात वो नहीं है धड़कन, मेरा धड़कन तो तेजस्वी यादव तो मानते ही नहीं है कि कांग्रेस के पास कुछ है। नहीं, धड़कन मेरा सबों के लिए है जो हमारे लिए आरक्षण की बात करेगा। इस मामले में बहुत क्लियर हूँ। जो भी मीटिंग हुई है हमारी, मुंबई में हुई है, दिल्ली में भी हुई है, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे हुई है, कुछ मेरे होटल में भी हुई है। लेकिन ये जरूर है कि मैंने सिर्फ एक ही बात लोगों से कहा है कि आप अपना स्टैंड पहले क्लियर कीजिए पब्लिक डोमेन में कि आरक्षण पे 33 अथवा पान का आरक्षण के लिए आप क्या कर रहे हैं। एक सोच हमारे पास आनी चाहिए आपकी। दूसरी जो सीट शेयरिंग की बात है ना, आप कितना, लोग आते हैं कितना सीट लीजिएगा, कहाँ से आप लड़िएगा, मैं कहता भाई एकदम ये सेकेंडरी है मेरे लिए। और जहाँ सीट शेयरिंग की बात होती है तो मैं कहता हूँ तो डिस्कस कीजिए कि हम कितने सीट जीत सकते हैं और कितना हम आपको जिता सकते हैं। बिल्कुल, 158 सीटों की लिस्ट आपने जारी की। हाँ, मैंने जारी किया अपना जी। मैं उनसे कह रहा हूँ, जो भी लोग हमसे मिल रहे हैं, कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि हमको 30 सीट दीजिए जी, जैसे अन्य लोग कहते हैं कि ये सम्मान वाली बात। हाँ। मैं कहता हूं कि जब आप किसी से गठबंधन करते हैं तो एक गठबंधन धर्म को आपको निभाना होगा और ये दिखाना होगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन 100 मोर देन 100% उस गठबंधन के प्रति कैसे होनी चाहिए। जी। आप हमको 25 सीट आपसे मांग लें, हमारे पास कैंडिडेट नहीं, हम जीत नहीं सकते, क्या मतलब हुआ। जी। तो मैं उस गठबंधन का हारने का विनेबिलिटी एक बड़ा हारने का कारण भी नहीं बनना चाहता। जी, आप डिस्कस कीजिए हमसे। अगर आपको लगता है कि मैं 25 सीट जीत सकता हूं, अगर आप कन्विंस हैं, मुझे 25 दीजिए। जी, अगर आपको लगता है कि मैं 15 जीत सकता हूं, 15 दीजिए। लेकिन ये विनिंग जो कंपेटिबिलिटी है उस पर डिस्कस होना चाहिए। कितना सीट होगा ये उस पर डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो 20 सीट दे ही दीजिए, लेकिन आप उतना जरूर दीजिए हमको जितना हम जीतना चाहते हैं। लेकिन जीत सकते हैं और उसके पहले आप स्टैंड को क्लियर। जो आंकड़े आपने जारी किए थे और जो 158 सीटों की आपने लिस्ट जारी की थी, उसमें मैंने देखा था कि मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो हैं 70+ सीटें तो भाजपा एनडीए गठबंधन ही जीता हुआ है आपके समाज के वोट बैंक वाले क्षेत्रों में, और कुछ 60 के आसपास सीटें जीता है महागठबंधन ने। तो मेजोरिटी तो ये इशारा ही करता है कि आपका समाज की टेंडेंसी रही है टुवर्ड्स एनडीए, वो एनडीए को वोट करता रहा है। देखिए, टेंडेंसी नहीं है, परंपरागत वोटर बन गए हम लोग जी, इनफैक्ट। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ ना, तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो गुस्सा मेरे समाज में आज के डेट में है जी, जिसके खिलाफ ना आंदोलन इतना सख्त है, वो एनडीए ही है। तो केंद्र में और बिहार में दोनों जगह सब तरमीम की है और ये स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हमारा गुस्सा उनके तरफ है, फायदा किसी को बिना मतलब के किसी को मिल जाए। मेरा सवाल यही था एग्जैक्टली कि ऐसा तो नहीं कि एनडीए की तरफ टेंडेंसी समाज का आपके रहा है और आप खींच के ले जाइएगा कांग्रेस की तरफ। हालांकि बात दोनों से आपकी हो रही है, मैं खुल के बोलूं तो समाज थोड़ा सा बिदक जाए कि नहीं भाई आईपी गुप्ता नेता तो ठीक है, ये क्योंकि हो चुका है ये कालांतर में ये सेम सिचुएशन कभी मुकेश सहनी, कभी उपेंद्र कुशवाहा, ये होता रहा है। तो आप भी इसी में फंस जाइए। देखिए, अब मैं तो कहता हूँ हमारे साथ इंसाफ किसने किया? कांग्रेस ने जेपी से लाके मुझे नहीं दिया। आदरणीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, आरजेडी के उस सत्ता में थी, 3 महीने के लिए हमको आरक्षण दिया, छीन लिया। उसके बाद एनडीए और एनडीए की सरकार, नीतीश जी और भाजपा ने हमारे लिए तो सब वैसे ही है ना, कोई हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन जब हम अकेले जाएंगे तो चारों से नहीं बदला लेंगे, ऐसा थोड़े है। एक हंग पार्लियामेंट 100% कर देंगे, इसमें तो कोई दो राय, उस समय परिस्थितियां अलग बन जाएगी। अच्छा, कुछ दर्शकों ने ये मुझसे पूछा था, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने पूछा था कि बिना विचारधारा वाली पार्टी का क्या मतलब? हाँ, बिल्कुल सही है। विचारधारा कौन पार्टी में हमको बता दे। भाजपा जितना एमपी बना 70 को तो कांग्रेस वाले को टिकट दे दिया, 70-72 को। कौन सी विचारधारा? आप पैसा देके मुख्यमंत्री खरीद ले रहे हैं, कौन सी विचारधारा? जदयू से टिकट नहीं मिला, भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा से नहीं मिला, कांग्रेस में जा रहे हैं, रातों रात। कौन सी विचारधारा? हमारा विचारधारा ये है कि हमको आरक्षण चाहिए, उसके लिए कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन जब हम जीत के जाएंगे और आपके साथ बैठेंगे तो हम बताएंगे सिद्धांत क्या होता है। आईपी गुप्ता से सीखना पड़ेगा आपको, नहीं करने देंगे वो सारी चीजें, वरना हम लोग सब रिजाइन करेंगे अगर जीत गए तो।
वो भी बता देंगे क्या होता है विचारधारा। दिल्ली में आप थे उस दौरान, बड़ा अजीबोगरीब आपने संगठन बना दिया है। यहाँ पे आपका संगठन में के लोगों से जो बातचीत हो रही थी, जो प्रेस रिलीज हमें भेज रहे थे, वो रोज गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा रहे हैं। कभी कह रहे हैं 5 लाख हो गया, अब 1 करोड़ का टारगेट आप लोगों ने कर दिया है। नहीं, ये गुड़ तो सदस्यता अभियान हम लोग कर आप दिल्ली में है और यहाँ कारनामा कौन कर रहा है? आप एक बात बताइए, आज बिहार में या पूरे भारत की बात करें, जी, कौन एक ऐसा पार्टी है जो न्यू बोर्न है जिसमें सुबह 8 बजे कैनोपी लगता है सदस्यता अभियान के, रात के 12 बजे तक बनता जाता है भाई। वही कह रहा हूं। अभी हर जिले में लाइन लगा के कहीं देखे हैं ये जो हाल के दिनों में? नहीं, मैं तो मिस कॉल दो तो सदस्यता बनेगा। आपको टारगेट दे दिया कि 70 पर 5000 काटना, और आप अपना पैसा लगा के घरे में बूथ लिस्ट बना के काट रहे हैं। ज्यादातर पार्टियों में तो यही होता है। हाँ, और हमारा ऐसा है कि बन रहा है भाई, आप देख पा रहे हैं। एक अलग बात है कि कुछ लोग जा रहे हैं फील्ड में, 1000 भीड़ को 5000 करके दिखा रहा है रोज मीडिया। प्रशांत किशोर पे हमला कर रहे हैं आप सीधा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बाकी जगह हमारे सदस्यता अभियान जोरों शोरों पे चल रहा है। ठीक उसी तरह चुप्पे चाप आए, गांधी मैदान भर दिए ना। और चुप्पे चाप जब इलेक्शन लड़ेंगे तो 4 बजे से हमारा वोटर लाइन पे लगेगा, और जिस गांव में हमारा जात होगा उस गांव में सबसे पहले तत्वा लाइन लग के वोट देगा, बाकी जातियों को मौका मिलेगा तो वो भी चुपे चाप कर देंगे। आप इशारे में तो प्रशांत किशोर पे हमला कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के सामने आप बहुत छोटे हैं अभी। भाई मैं हर किसी से छोटा हूँ। नहीं, प्रशांत किशोर से ज्यादा छोटे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई आईपी गुप्ता की ये मानने में थोड़ा भी संदेह नहीं है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां बिहार में एस्टेब्लिश्ड है वो हाथी है, और हम एकदम न्यू बॉर्न बेबी है। लेकिन हमारी भी एक क्षमता है जिसको कोई पार्टी नकार पाने में वो सक्षम है। वो ऐसा ही पहाड़ चुनते हैं जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। नहीं, प्रशांत किशोर पहले चिराग पासवान को टारगेट करते थे। नहीं, देखिए, चिराग पासवान जी हमारे जमुई के एमपी रहे, अभी तो एमपी नहीं है, तो मैं हमला करना छोड़ दिया उनके ऊपर में। और उनका जीजा जी को बददूत बात है उनके। नहीं, जीजा जी जिताने में हमारी भूमिका भी रही, तभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उनके जीजा जी पे क्या हमला करेंगे? वो तो बड़े छोटे आदमी हैं बेचारे, एमपी बन गए लेकिन छोटे हैं जी। तो चिराग जी, अब हम उनको, मेरी एक पार्टी है, अब इस पार्टी के नेता के हैसियत से चिराग जी को लगेगा कि कुछ बात पे चिराग जी को बोलना है तो निश्चित तौर पे बोलेंगे। वो बिहार आने की बात कर रहे हैं चिराग पासवान, कह रहे हैं कि भाई दलितों का सबसे बड़ा नेता पूरे नॉर्थ इंडिया में मैं ही हूँ। उनकी पार्टी ने कह दिया है। कौन ये बात? उनकी पार्टी ने कहा है कि मायावती के बाद, कांसीराम के बाद, रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान ही एकमात्र दलित नेता है। देखिए, मैं बता दूं, आदरणीय रामविलास, आप तो दलित है नहीं तो मतलब। नहीं, मैं एक बात बता दूं, कांसीराम जी, मायावती जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी, चिराग जी, मांझी जी, कोई नहीं कह सकता कि हम दलित के नेता हैं जी। कांसीराम जी और मायावती जी अपने जाति के नेता थे। अच्छा। रामविलास पासवान जी अपने जाति के नेता थे। मांझी जी अपने जाति का नेता है। बाबा साहेब आईपी गुप्ता अपने जाति के नेता थे। बाबा साहब इन सारे चीजों से बहुत ऊपर थे। तो मतलब दूसरा कोई बाबा साहब नहीं। अभी जो हम कह दें कि हम सब जाति का नेता था, हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अगर चिराग जी कहते हैं मैं दलितों का नेता हूं, तो ये सारा दलित जानता है। आप दलित नहीं हैं। नहीं, मैं कहूं अगर मैं सरकार के हिसाब से आप दलित नहीं है। हाँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ भाई कि जो भी दलित का नेता है, बड़ा अति पिछड़ा वाला, हमको जल्दी से भेज दीजिए अनुसूचित जाति में, वरना हम सबको पछाड़ बैठेंगे, एकदम पक्का है। नहीं मतलब आप क्या जो आप आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान पे, मायावती पे, कांसीराम तक आप चले गए, बताइए अब आपको लोग खोजेगा उत्तर प्रदेश में कि कांसीराम पे हमला करने वाला कौन है? हमला नहीं कर रहा हूँ, अब तो राजनीति उनका बांध दी है। नहीं, अब कौन है भाई? क्या कांसीराम जी कभी पासवानों को नेता रहे हैं? क्या माना है पासवान उनको? लोग कह रहे हैं कि संपूर्ण दलितों का नेता है। उन्होंने कभी माना है? मांझी समाज कभी माने हैं? बोला पासवान शास्त्री, भाई कहता हूँ यही बात, बोला पासवान शास्त्री जी कभी नेता रहे हैं क्या दलितों का? ये सब आप इसलिए न बोल रहे हैं क्योंकि आपके समाज को आरक्षण की जब आप लड़ाई लड़ रहे थे तो कोई साथ नहीं दिया। नहीं भाई, ये तथ्य बोल रहा हूँ मैं।
मैं सही बोल पूर्वाग्रह है आपका। नहीं, एक बात बताओ, अच्छा वो जो जातियां हमारा विरोध किया आरक्षण के, अगर हम भी रहते क्या हम आरक्षण नहीं करते, विरोध नहीं करते? मैं उनको कहां दोषी मानता हूं? वो अपना लड़ाई लड़ रहे थे भाई, मैं दोषी मान नहीं रहे लेकिन बांध दे रहे हैं। बात नहीं, हम ये सच बयां कर रहे हैं कि अगर रामविलास पासवान जी, चिराग जी कहते हैं दलितों का नेता है, तो सरासर झूठ बोलते हैं। कोई दूसरा दलित उनके जात के अलावा उनको नेता नहीं मानता। अगर मांझी जी कहें मैं दलितों का नेता, तो झूठ बोल रहे हैं। मुसहर जाति के अलावा कौन उनको नेता मानता भाई? हम कहते हैं हम भी ब्राह्मणों के नेता, तो ब्राह्मण से आईपी गुप्ता तुम कब से? हम तो तत्वाग नेता है भाई जी। हाँ, आप नीतीश जी को कह सकते हैं, आप लालू प्रसाद यादव जी को कह सकते हैं। लालू ने कहा अब यादव छोड़ के कोई जाति विरोध कर रहा है। भाई हम ये कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता अगर आपके साथ आज बैठा है तो लालू यादव जी का बड़ा योगदान है उसमें, जी एकदम पक्का है। ये मैं कहता हूँ और हमेशा मैं कहता हूँ। नीतीश जी के लिए मैं कहता हूँ भाई देश के लिए डेवलपमेंट का रोल मॉडल आदमी है वो। नहीं, फिर आरोप भी तो आप ही लगाते हैं कि दोनों ने ठगा आपके जाति को। अरे भाई वो दूसरा मैटर है, दूसरा मैटर है, वो दूसरा मैटर है। लेकिन होल बिहार की अगर बात करेंगे तो ये बात तो कहना पड़ेगा ना आपको। आपने कहा कि चिराग जी आना चाहते हैं यार। अब इसमें 3 क्वेश्चन उठता है भाई। नॉन रिजर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बार? अरे भाई वाह, काहे ये सब बोलते हैं आप? सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, यही ना आप कब लड़ेंगे? इसी पर ना घिरते थे आप। कब लड़ेंगे? आरक्षित सीट से कहा लड़ते हैं आप? देखिए वो कहते हैं, में लड़ेंगे। वो कहते हैं कि मैं जाति फातिम विश्वास नहीं करता हूँ। 3 बार लड़े ने चुनाव, अब शुरू से कह रहे हैं कि हम जाति को नहीं मानते थे। 3 बार अनुसूचित जाति के सीट से लड़े। हाँ तो अब देर है दुरुस्त है, सुनिए ना। उसके बाद मांझी जी भी कहते हैं कि आरक्षण को हटना चाहिए। बेटा बहू अपने सब लड़ते हैं अनुसूचित जाति से। जिस दिन आईपी गुप्ता कहेगा नहीं ये बात, वो दूसरे उसके बाद जो चुनाव लड़ेगा वहीं से लड़ेगा आरक्षण बिना, जहां आरक्षण नहीं है। भैया काहे कहते हो, क्या मतलब है इसका? आप कहते हैं कि मैं बिहार आना चाहता हूँ, इसका मतलब बिहार में नहीं थे क्या? बिहार को अभी तक आप नहीं थे? बीच में चले गए थे। कहाँ चले गए? केंद्र मंत्री बन गए थे। क्यों आना चाहते हैं बिहार? मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुख्यमंत्री बनने, या ये कहना चाहते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हैं? डेवलपमेंट करने के लिए, बिहारी यस, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो आप ये मानते हैं कि आपके बाबूजी ने बिहार के लिए काम नहीं किया सर? मौका ही कहाँ मिला रामविलास पासवान को? नीतीश लालू मौका देते तब ना। अब इसका मतलब उनके बाबूजी ये मानते हैं ना कि उनके बाबूजी यहाँ नहीं आना चाहते थे, उनको बिहार को डेवलप आना तो रामविलास पासवान चाहते ही थे। तो आप देखा है उनको एक इतनी कद्दावर नेता, उनकी इच्छा थी कि मैंने बिहार के मुख्यमंत्री। चिराग जी बिना सोचे समझे स्टेटमेंट देते हैं। जब आप कहते हैं आई एम कमिंग टू बिहार, तो इसका मतलब है ये तरफ से नकारते हैं कि उनके पिताजी जो 3 नेता है ना बड़े बड़े, नीतीश जी, लालू जी, इसका मतलब रामविलास पासवान जी के कंट्रीब्यूशन टू बिहार को अब डिनाई कर रहा है। एक तो बात तो रामविलास पासवान ने कही ना, ये तो चिराग भी कहते हैं कि मेरे पिता की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं बिहार को लीड करूं, और ये सपना मैं पूरा। अब वो कहानी भी मैं सुना दूं आपको। चाबी लेके घूम रहे थे ना एक बार, बिल्कुल रामविलास पासवान उनके पास, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितना मिन्नतें की गई थी उस समय। तो उन्होंने कहा ना कि एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बनाइए, बड़ा दिल दिखाया भाई। उनको तो बनाना चाहता था ना सारे लोग, वो एक स्केप किया, वो नहीं आना चाहते थे, जानबूझकर नहीं बने। हाँ, चाह रहे हैं नहीं आना चाहते थे। एक ऐसा गेम खेला उन्होंने कि मुसलमान को बना दो मुख्यमंत्री, जो संभव नहीं था पॉलिटिकली। तो एक डिनायल मोड में थे, नहीं आना चाहते थे। लेकिन जब चिराग ये बात कहते हैं तो ही श्योरली एडमिट्स इन पब्लिक कि रामविलास पासवान जी का कंट्रीब्यूशन बिहार में वो नहीं है जो होना चाहिए था। जी चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव को लेकर रणनीतियां भी बनी हैं। 158 सीट का लिस्ट तो जारी आपने किया है, इसमें वास्तविक कितनी सीटों पर आप लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं? 140 पे। 140 कंफर्म लड़ रहे हैं? बिल्कुल। हम देखिए हमारी तैयारी तो 6.5 महीने से है ना भाई, 7 महीने से। हमको कि बूथ लिस्ट बनाना है जाके, हमारा तो बनल है भाई जी। ये जो आपको दिए पॉपुलेशन वोटर का, वो तो घरे घर घूमे तब ने गांधी मैदान इतना हुआ है। आइए डाटा को चैलेंज कर देना हमको जो हम जारी कर रहे हैं। वो तो मैंने AI भी देखा, डाटा तो आपका सही था। तो फिर तो मैं ये मतलब मैं जानना चाह रहा हूं कि आप क्या ये मानकर चल रहे हैं कि मैं दोनों गठबंधनों में नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं अपने दम पर, और जिसको आना है वो आके आपसे मिले, तो ऐसा हरधर्मी ना हो? नहीं, ऐसा नहीं मान के चल रहे। हम जब आंदोलन किए किस लिए, कि हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमसे मिल नहीं रहा है, तो मिलने के लिए ना
बात करने के लिए, नेगोशिएशन टेबल पे जाने के लिए ना हमने आंदोलन किया है। आंदोलन क्यों करते हैं कि जो बात सुनी नहीं आपकी बात सुनाने के लिए। हाँ, वही है ना। तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आईपी गुप्ता इज ओपन फॉर डिबेट। डेफिनेटली यस। आंदोलन खाली दिखा के घर वापस जाने के लिए आए हैं कि भाई आप हम नहीं सुन रहे थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। मतलब कितना सीट पे एडजस्ट कर लीजिएगा दोनों गठबंधनों में, ये जानना चाह रहे हैं। दो चीज इसमें है। एक ये कि जब मैं किसी गठबंधन में शामिल होऊंगा तो मेरा ये जिम्मेदारी होगी कि पान समाज का वोट उनको ट्रांसलेट होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी को 5-6 सीट मिल रहा है। भाई सुन लीजिए ना, चिराग पासवान 35 के लड़ रहे हैं। वो छोड़िए ना वो लोग क्या कर रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना। हमारे अपना अंदाजा लगाया होगा, वही मैं बता रहा हूँ अपनी ना। पार्टी का औकात के हिसाब से। नहीं, मैं बता रहा हूँ औकात तो हमारा बहुत है, हमारे पान समाज का कि गांधी मैदान कोई नहीं भर सका, हम लोग भर दिया। औकात वो है तो हो गया, तो गालिबन भूल गया लोग। औकात के बाद में गालिबन भूल गया लोग। कौन भूल गया है? नेता लोग भूल गया। नेता तो मरते जन्म तक नहीं भूलेगा भाई, और गांधी मैदान भी नहीं भूलेगा। इतिहास में वो अमर हो गया। वो प्रशांत जी शायद न भूले, बाकी लोग तो भूलेंगे। देखिए, राजनीति करने वाले लोग चाहे जो भी हो, जिस दल में हो, इतनी बड़ी घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। हाँ, ये तो सबने स्वीकारा भी है। दूसरी चीज ये है कि मैं कहता हूँ जब मैं किसी गठबंधन में जाऊंगा तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस गठबंधन के लिए उपयोगी हो सके, मोर देन 100%। कैसे उपयोगी होंगे? तो हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उन सारे लोगों को तुम्हें टिकट देनी पड़ेगी, बिल्कुल, है ना। और उन लोगों को देनी पड़ेगी भाई हमारा ये स्टैंड यहाँ देख लो, अपने से जांच लो, मुझे इतना सीट दो कि मोर देन 100% आपको दे सके हम रिजल्ट, और वोट कन्वर्ट को करवा सके। मतलब बहुत प्रैक्टिकल होके गठबंधन। बिल्कुल प्रैक्टिकल। हम इसमें नहीं, हम बढ़ चढ़ के नहीं, हमको 25 सीट नहीं देगा तो आत्मसम्मान मेरा चला जाएगा, वो नहीं है आईपी गुप्ता। और ये 25 सीट लेके 20 सीट बेचने वाला आईपी गुप्ता नहीं है। इसलिए मुझे नहीं चाहिए टिकट। मान लेते हैं दोनों गठबंधनों में अभी जो दौर मुझे दिख रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि दोनों के पास एक्सेस सीटें नहीं है। नेगोशिएशन जो चल रहा है उसमें जो घर में के हैं उन्हीं का पेट भरने की स्थिति नहीं है दोनों गठबंधनों में। तो ऐसे में अगर तीसरे मोर्चे की तरफ जाना पड़े, जिसका हर बार बिहार में विधानसभा में निर्माण हुआ है और काफी प्रभावी भी रहा है। पिछली बार हमने देखा था ओवैसी 5 विधायक जीत कर आए थे, बसपा 1 विधायक जीत कर आई थी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे। तो क्या ऐसे किसी गठबंधन के लिए आप रेडी हैं कि नहीं, अगर एक्सप्रेस गाड़ी मिले तब बैठेंगे? देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और मुझे लगता है चुनाव इसी साल है तो हाइपोथेटिकल में कुछ नहीं होता। नहीं, देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि ये थर्ड फ्रंट की संभावना बिहार में मुझे बनती नहीं दिखती है। अच्छा। और अगर बनेगी भी, मान लीजिए अगर हट धर्मिता पे हम लोग आते हैं, अगर बनती भी है तो प्रभावित तभी होगा जब आईपी गुप्ता, पीके, ओवैसी और बहुजन साथ में आ जाए। आरसीपी सिंह गए, अपनी पार्टी का विलय किया प्रशांत किशोर के साथ। हाँ। और भी पार्टियों के बारे में हमें चर्चा लगातार आ रही है कि वो भी संपर्क में है प्रशांत किशोर के। चिराग और उनके बीच में पता नहीं कोई खिचड़ी पकती है, ऐसा कभी कभी लगता है देखकर। तो क्या आईपी गुप्ता भी इस लुक्रेटिव ऑफर से दूर अपने को थोड़े रखेंगे? राजनीति में है तो इसी सब चीजों के लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय द लुक्रेटिव ऑफर्स? इतना शानदार तीसरा मोर्चा बन रहा है, दूसरे से भी भारी बढ़ सकता है। मैं कह रहा हूँ संभावना नहीं है। आप मानते ही संभावना है? हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं कह रहा हूँ कि इफेक्टिव थर्ड फ्रंट कौन हो सकता है। आपने सजेस्ट मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि तो आप उसके लिए ओपन है ना? मैं कह रहा हूँ इफेक्टिव कौन हो सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे लेकिन बनता हुआ दिख नहीं रहा है कि थर्ड फ्रंट तो फिर चिराग वाला रोल नहीं ना आप निभाइएगा कि हम 158 सीट पर लड़ जाएंगे, 40 सीट पर लड़ जाएंगे और काम बिगाड़ के दूसरे का। देखिए, अपना भी चिराग जी हर बार सुसाइडल मोड नहीं ना होगा? नहीं, देखिए, चिराग जी हर बार हनुमान बनने के चक्कर में अपना इमेज को गंवाते हैं। और इस बार भी वो जो कर रहे हैं ना, दुनिया समझ रही है कि हनुमान बनने की कोशिश में है। और ये जब तक हनुमान का टैग उनके दिमाग से, उनके ऊपर से नहीं निकलेगा ना, उनको लोग ट्रस्ट नहीं करेगा। पार्टी तो कह रही है बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के बाद। अच्छा, आप अभी हनुमान में उनकी पार्टी क्यों नहीं कहेगी भाई? हमारे लोग भी कहते हैं कि गुप्ता मुख्यमंत्री बने। जी, वो क्या है, वो बड़ी बात नहीं, वो कर सकता है लोग। आप मोदी का ही हनुमान कह रहे हैं ना? हाँ भाई, यार किनका? तो यहाँ उन्होंने अपने उनको प्रस्ताव नहीं पढ़ा, 10 को प्रस्ताव जो जारी किया उन्होंने, उसमें साफ का इंडिपेंडेंट हमें हिस्सेदारी चाहिए, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहिए हमें। देखिए, राजनीति करने वाले जो छोड़िए, जो जनता जो वोट करती है वो भी समझ रही है चीजों को कि चिराग जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। हम लड़ेंगे, आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आपको लगता है?
बोला तो है, अब पार्टी लड़ेगा, पार्टियों ने कुछ चीज़ लड़ेंगे। कर रहे हैं आपको उनको। लगता है, बोलिए ना, जो पत्रकार, नहीं, मुझे लगता है वो नहीं लड़ने जा रहे हैं, वो प्लांट कर रहे हैं। जो जो उनको कहा जा रहा है, हनुमान बन के एकदम ये कह तो रहे हैं कि सर्वे कराया है, सर्वे में सीटें फाइनल हुई, शाहाबाद से लड़ेंगे, कोई शेखपुरा से लड़ा रहा है, कोई कहीं से लड़ा रहा है। राजनीति में ये बातें बड़ी आम है। आपको लगता है चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। आईपी गुप्ता लड़ेंगे ना? आईपी गुप्ता तो मैं कहता हूँ, मैं लड़ाना चाहता हूँ अपने लोगों को। अगर हमारे लोग की मजबूरियां रही तब मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं लड़ाना चाहता हूँ, अपने लोगों को नेता बनाना चाहता हूँ। लेकिन युद्ध में अगर राजा के जान को खतरा ना हो तो युद्ध नहीं कहा जाता। मैं तो इतना खतरा से खेलता हूँ कि अकेले दम पे बिना हथियार के लड़ जाता हूँ सामने वाले। आगे की रणनीति क्या है, मतलब अब जनता के बीच वापस जब बिहार में आप जाइएगा तो क्या? देखिए, फिलहाल तो अभी मैं जब दिल्ली में था तो यूपी के जितने भी उपजातियां पान के हैं ना, कोरी कोली, वो सब मिलने के लिए आए थे। अच्छा। और वो अलग अलग डेट में, कहीं आंध्रा से, केरला से, तमिलनाडु से, गुजरात से, ये सब लोग आ रहे हैं। दूसरा कि मेरा सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है जी। और तीसरा है कि मैं खुद यात्रा पे, इनकलाब यात्रा पे निकलने वाला हूँ 7 तारीख से पूरे बिहार में जी। उसमें हम प्रत्येक विधानसभा में के जो हमारे संभावित कैंडिडेट्स हैं और उनके साथ चर्चा होगी और कबीर जयंती मनाने का भी प्लान है पूरे बिहार में जी। और मैं पूरे बिहार में दोबारा इनकलाब यात्रा पे निकल रहा हूँ, विधानसभा दर्शन। जी, तो एक लंबे राजनीतिक प्रवास के बाद आईपी गुप्ता की बिहार की राजनीति में फिर से एंट्री हो गई है। पार्टी तो लगातार कार्य कर रही है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब इनकी उपस्थिति से इन सारे जो कार्यों पे है पार्टी के, उसको और कहीं ना कहीं तेजी मिलेगी। हमारी नजर रहेगी इनके कार्यों पर। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।